हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश सर, टीजीटी मैथ। आपकी मिड टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं। क्लास 10th के जो मिड टर्म के एग्ज़ाम हैं मैथ का, वो आपका होगा क्लास 10th, है ना। इसके मिड टर्म के एग्ज़ाम होंगे 26 सितंबर, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे जो उसका जो मिड टर्म के सोल्व पेपर करवा रहा हूँ मैथ्स का, ठीक है। आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे। आप इसको ध्यान से देख लेना। आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो, ये आपका क्वेश्चन है, देखो इसमें सारी बातें लिखी हुई है। क्लास 10th है, गणित, ठीक है। 3 घंटे का आपका समय रहेगा और अधिकतम अंक आपके 80 आएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पेपर में एकदम सिंपल तरीके से इजी वे में आपको समझाऊंगा, तो उसको आप ध्यान से देख लेना, जिससे आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से देखना। कहीं वीडियो तेज लग रहा है तो 2 बार देख लेना, कहीं समझ नहीं आया 3 बार देख लेना। बस इसको अच्छे से देखना है और आपको इसको प्रैक्टिस करना है। और आप ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए अगर अच्छे समझ में आ जाए तो। मैं आपको समझा दूंगा, आपके पूरे में पूरे मार्क्स आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और ऐसे मैथ्स के वीडियो इसमें आते रहते हैं, तो इसे प्राप्त करने के लिए और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। देखो, पहला, इस प्रश्न पत्र में कुल 38 प्रश्न है, जिसके 5 खंड है, अ, ब, स, द और ई, ठीक है। दूसरा देखो, खंड अ में प्रत्येक अंक 20 बहुविकल्प प्रश्न है ना। ब में क्या 2 अंक, अ में जो भी वो एक अंक का, तो 20 नंबर तो ये हो गए 20 क्वेश्चन। 2 में 2 अंक के हैं 5, है ना, तो 5 दूनी 10 ये हो गए। 4 में देखो 3 अंक के 6 छत्ती 18 ये हो गए। 5 अंक के 4 5 24 ये हो गए। ऐसे करके जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। एकदम ध्यान से सीखना है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, खंड अ, पहला क्वेश्चन, ये ऑप्शनल है तो इसको लेंथ तरीके से करना जरूरी नहीं होता, इसके शॉर्ट तरीके से करेंगे अपन, है ना। तो एक वर्त का व्यास 6 सेंटीमीटर लंबा है। यदि व्यास का एक सिरा -4 और 0, तो एक्स का दूसरा सिरा बताओ, ठीक है। एक कितना दे रखा है आपको, -4 और 0, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो दूसरा सिरा बताना है। देखो, एक लाइन खींची हमने, एक्स पे है, ये 0 है, ठीक है। इस पे लेफ्ट साइड होता है -1 -2 -3 और -4, ठीक है। यहाँ पे एक दे रखा है -4 दे रखा है, देखो -4 एक्स का, वाई का 0 है, वाई ये होता है, तो वाई में है नहीं तो 0, एक्स में ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। और एक वर्त दे रखा है जिसका क्या है, एक सिरा यहाँ पे है, और जो व्यास कितना उसका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका दूसरा सिरा पूछा, तो ये मान लो व्यास ही अपना, है ना। ये मान लो यहाँ से एक व्यास शुरू हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर, तो 4 तो ये हो गया एक सिरा, तो है ना। तो 4 तो ये 6 में से 4 गए, 2 और बचे, 2 और चला दो इसको इस साइड, 1 और 2, ठीक है। तो दूसरा सिरा यहाँ पे आया, ठीक है। तो माइनस के बाद इधर तो माइनस के होते हैं, इधर प्लस के होते हैं, ठीक है। तो टोटल 6 बताया था ना अपने को, ठीक है। तो इधर 4 चल लिया, फिर इधर 2, 4 और 2 6, तो 2 पे आ गया। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स पे है तो एक्स पहले वाला एक्स का होता है, तो 2 पे तो 2, दूसरा 0 का 0। तो ये वाला ऑप्शन देख लो किस में है, बी में है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आ गया। जो भी दे रखा है 6, ठीक है, और दूसरा 4, तो 6 में से 4 माइनस कर दिया, 2 बचे, सिंपल है एकदम, बी का आ गया। ऑप्शनल था, इसमें लिखना कुछ है नहीं, तो सिंपल आ गया। तो फर्स्ट में बी का जो है वो आंसर सही है, 2 और 0। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 11/24। उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता कितनी है, ठीक है। तो ऐसे पूछ लेना, होने की दे के नहीं होने की, या नहीं होने की दे के होने की, तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे, सिंपल है। तो 1 - 11/24, 1 - 11/24। तो उसका कैसे करते हैं माइनस, इसका एलसीएम लेते हैं 24, ठीक है।
अब इधर को सोल्व करेंगे तो 1 से डिवाइड करें 24 और 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ठीक है, माइनस का माइनस, 24 को 24 से डिवाइड करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आता है 1, 24 1 जा 24 एकम 24 तो आता है, उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 एकम 11। ठीक है, 24 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13 बचेंगे और नीचे 24। अब ये कटेंगे है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा 13/24। देखो किस में है, डी वाले में, ये रहा 13/24। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा डी, 13/24। क्या किया है दोबारा समझना, घटित होने की प्रायिकता दे रखी थी 11/24। ठीक है, और नहीं होने की पूछी है, न होने की तो एक में से माइनस कर दिया मैं। ठीक है, अपोजिट पूछे ना, होने की दे दे, नहीं होने की पूछे और नहीं होने की दे दे होने की पूछे, तो एक में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसका आंसर सेकंड का डी है 13/24। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का देखो, बहुत इजी है, पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आने, बस अच्छे से आप समझो उसको। 3 नंबर, समांतर श्रेणी -1 -1 माइनस का सार्वंतर बताओ। अब देखो आपको ये सार्वंतर क्या होता है, सेकंड वाले में से पहले वाले का माइनस करना ना, बाद वाले में से पहले जो उसको माइनस करना। अब सारे एक जैसे हैं और दिखाई दे रहे हैं कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, सब एक जैसे -1 -1 तो सारा अंतर क्या होगा, दोनों में 0 होगा, डी में 0 सिंपल दिख रहा है। वैसे निकालें तो देखो पहले वाले से माइनस करते हैं दूसरे वाले संख्या को। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो -1 का -1, माइनस माइनस सेम निशान होते हैं ना, तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 1। तो 1 में से 1 माइनस होंगे तो 0 आ गया हमारा आंसर 0। ठीक है, क्या नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। कोट 45 कोट 45 बटे साइन 30 प्लस कोस 60। ठीक है, तो इनकी टेबल आपको याद होनी चाहिए या फिर निकालना आना चाहिए। कोट 45 की होती है 1/1 होता है ना, तो 1 रख दो ऊपर। ठीक है, बट्टे साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 60 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की होगी, 1/2। ठीक है, ऊपर तो ये जाएगा 1, नीचे आधा और आधा कितना हो गया 1, और 1 से 1 कटता है, कटने पे 1 आता है हमेशा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 1 देखो कौन से ऑप्शन में, 1 इसके पहले ऑप्शन में 1, तो 4 में ए आ जाएगा। वैल्यू रखनी थी, सोल्व करना था और कुछ नहीं है। 5 नंबर देखो, बिंदु -4 और -4, -2 और 4 से समदूरस्थ बिंदु x और y के लिए x और y के मध्य संबंध बताइए। ठीक है, इसके मध्य क्या है, संबंध बताना अपने को। तो इसके वो वाला करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए इसमें पहले ले लेंगे -4 -4, एक के ले लिया, एक सेकेंड, हाँ पहले ले लो एक्स वाई और इधर ले लो -4 और -4। ठीक है, अब समदूरस्थ बोला है, क्या बोला है, समदूरस्थ बोला है, तो हमें क्या करेंगे इसका एक्स वाई। ठीक है, -4 -4 बराबर रख देंगे इसको, एक्स वाई -2 और 4, इनको बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे ना, √x2 - x1 होल स्क्वायर वो होता है, दोनों को रख के बराबर कर देंगे, फिर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा सोल्व करते ही। और फिर इसका आंसर क्या आएगा, देखो डी नंबर वाला इसका आंसर आएगा। इसका मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ, देखो इसको इस पर लिखा जाना, मतलब ऐसे दिखा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए, इसमें आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं, इसे मैंने बोला था वैसे रख दिया। देखो ये देखो पी ए, ठीक है, इस ये एक ए की वैल्यू थी अपनी, ये बी की थी, इसको पी मान लिया ना, तो पी ए बराबर पी बी हमने रख दिया था ना, तो पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया, आराम से देख लेना इसको ना,
फिर इन दोनों को बराबर रख दिया, पहले वाले को सेकंड वाले को। सोल्व करते ही लास्ट में वही आंसर आ गया जो मैंने बताया था। आराम से देख लेना इसको, है ना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 का तो हो गया। 6 नंबर का देखिए, समांतर श्रेणी 27, 24, 21 का शून्य के बराबर पद ज्ञात करो। ठीक है, इसमें क्या करने का, जिसका शून्य जो हो वो पद ज्ञात करना। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख दीजिए, an मतलब शून्य दे रखा है तो आंसर 0 बराबर a की वैल्यू क्या है, a मतलब पहला पद, यहाँ देखो पहला क्या है 27 है, 27 प्लस का निशान, n पता नहीं है, n माइनस 1, डी देखो दूसरे वाले से पहला माइनस करना है, तो 24 माइनस 27, तो माइनस का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस का 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास जो भी है डिफरेंस 3 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू कैसे आएगी, देखो ये तो माइनस में जाएगा और वो माइनस पर 3 प्लस में जाएगा, 27 और 27 माइनस 3 कितने आते हैं, 26, 25, 24 आ जाएंगे, 24 है ना, तो और 24 और 1 25। ठीक है, देखो इसको सोल्व करो, आपके पास एन की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है बताओ, एन की वैल्यू आपके 10 आ जाएगी। इससे आराम से सोल्व कर लेना, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 10 कौन से वाले में, पहले वाले में ही, तो 6 में 1 आ जाएगा, 6 में क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको आ गया होगा 10, चलो मैं निकाल के दिखा दूँ, आप बोलो तो। क्या था हमारा, 0 तो इधर 0 था ना, तो फिर क्या था, a प्लस, है ना, a मतलब 27 प्लस, कई बोलते हैं भैया हमें निकाल के दिखाओ, n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आया था, -3 ना, -3। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3, फिर अगले वाले से करेंगे। ठीक है, तो प्लस का 3 आ जाएगा और इधर करेंगे तो 3n माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, और ये 27 प्लस का है ही, इधर 0 है ही, ये 0 इधर रख लो चाहे इधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर जाएंगे तो माइनस के 27 और ये माइनस के 3, बराबर में माइनस के 3 रहेंगे ना, 27 और 3 30 माइनस के, और इधर माइनस के 3n, माइनस से माइनस कर 3 दाई 30, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, ये मैंने बताया था 10, 6 में a। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई 7 नंबर का देखने, क्वेश्चन नंबर 7, 536 का भाज्य गुणनखंड बताओ। देखो भाज्य गुणनखंड जब भी निकालना हो, 536 का भाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो 536 का भाज्य गुणनखंड ऐसे करके निकाल लो। उसका 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच्चा, 2 6 12, 2 अंटू 16, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 6 12 और 2 तो 14। देखो अब 3 बार 2 आए हैं, और ऑप्शन वाले हो तब ऐसे किया करो ना, तो 3 बार 2 ए वाले में है क्या, नहीं, सिर्फ 1 बार है तो ये कैंसिल हो गया। 2 वाले में, इसमें भी 1 बार है, कैंसिल हो गया। इसमें 1 बार है, गलत है। और 3 बार 2 सिर्फ डी वाले में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वाले में ऐसे किया करो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। ठीक है, समरूप त्रिभुज दे रखे हैं एक्स वाई जेड को इनको, और एक्स वाई इनकी सम्मुख भुजाओं खींचे गए संगत शीर्ष लंब। देखो 2 त्रिभुज दे रखे हैं, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो एक तो एक्स वाई जेड है ना, और एक सी बी ए। ठीक है, तो एक्स जेड बोले तो ये, और
सी ए, ये संगत भुजा में क्या दे रखी है 2 और 3। और शीर्ष लंब पूछा है, ये जो शीर्ष का लंब है ना इनका अनुपात पूछा है। तो होता क्या है, जितनी जिस अनुपात में ये भुजा होती है उसी अनुपात में शीर्ष लंब होते हैं। तो हमें 2 3 दे रखा है तो सेम टू सेम ये हो जाएंगे। 2 3 दे रखा है तो ये भी 2 3 ही होंगे। 2 डी का आ जाएगा आंसर। 8 में क्या आ जाएगा डी का। ठीक है, सेम टू सेम आ जाएगा। 9 नंबर देखो, 9 नंबर ये प्रायिकता है जी। प्रायिकता देखो 52 पत्तों की एक सबसे जी एक्सरसाइज में से एक है। 52 पत्तों की एक अच्छी तरीके से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस प्रायिकता क्या होगी कि फेस कार्ड नहीं की प्रायिकता बताइए हमें कि फेस कार्ड नहीं है। ठीक है, अब देखो पत्ते कितने 9, 52 पत्ते हैं ना। इसमें से फेस कार्ड मतलब कि आपको पता है कि फेस कार्ड कितने होते हैं ना। एक तो जोकर होता है, एक रानी होती है, एक राजा होता है। ठीक है, कितने हो गए फेस कार्ड बताओ। तीन तरीके के हो गए ना। और वैसे 4 तरीके के होते हैं। 2 काले पत्ते होते हैं, 2 लाल पत्ते होते हैं ना। जैसे ईंट और चिड़ी तो काली होती है, पान और ईंट लाल होती है, ईंट और हुक्म काला होता है। 4 तरह के पत्ते हैं तो 3 फेस कार्ड हो गया। ठीक है, तो कितने हो गई 3 तो फेस कार्ड हो गए, गुलाम, रानी और राजा। 4 तरह के पत्ते होते हैं, कितने हो गए टोटल 12। टोटल 52 में से और 12 फेस कार्ड होते हैं। तो जो बच्चे वो नहीं होते, बच्चे कितने माइनस करो इसको, 40 बच्चे है ना। तो फेस कार्ड नहीं की बोला था ना, नहीं का देखो फेस कार्ड नहीं होने का। नहीं कितने 40 के नहीं है। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, जो पूछा वो ऊपर, टोटल 52 नीचे, इसको कट कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा हमारा ना। 4 दाई 40, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 10/13। देखो कौन से में, सी में। तो 52 में क्या हो गया, सी का आंसर सही आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 वाले में सी 52। 10 का देखो, पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना और इतना के कई हल है। ठीक है, कई हल है इसके। ठीक है, तो कई हल में क्या आता है कि इसमें जो x1/x2 और इक्वस टू y1/y2 होता है। मतलब x के साथ क्या है देखो, इसमें तो 6 है। ठीक है, इसमें क्या है 6 है। हाँ जी, देखो इसमें क्या है 6 बटे इसमें क्या है 2 इक्वल टू, इसमें y के साथ जो वो ले लो अब -3, और इधर क्या है y के साथ p। इसको सोल्व कर लो। ठीक है, इसको काटते हैं देखो, 3 से 3 दूनी 6, माइनस का तो माइनस। ठीक है, 2 से 2 कट गया, -1 आ गया ना। तो p के कटने पे आता है। हाँ, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1 आ गई। तो इसमें जो भी 1 का ना, तो p की वैल्यू आ गई -1। ये नंबर वाला सही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोबारा प्रायिकता का आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। एक शब्द दे दिया हमें और इससे एक स्वर चुनने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो इसमें स्वर की संख्या क्या होती है, स्वर क्या होते हैं A E I O U। ठीक है, तो इसमें कितने स्वर है हम काउंट करो ध्यान से। पहला हो गया ई बड़ा। ठीक है, कितने स्वर है इसमें देखो, टोटल अक्षर कितने हैं, टोटल तो है 15। ठीक है, कुल तो है 15 और स्वर कितने इसमें काउंट करो 6। ठीक है, तो पूछा क्या है एक स्वर चुनने की। ठीक है, स्वर चुनिए, तो जो पूछा है ऊपर 6 टोटल नीचे, काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, तो 2/3 इसका, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2/5 कौन से में है, ए में। 11 में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। प्रायिकता में जो पूछा वो ऊपर लिख देते हैं, टोटल नीचे लिख देते हैं, कट कर देते हैं, जो लास्ट में जो बचेगा वही आंसर होता है। ठीक है, तो हो गया 11 का। 12 का देखो,
मध्य बिंदु पूछा है। क्या पूछा है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु याद करने का क्या होता है फॉर्मूला? पहला 6 और माइनस प्लस में दूसरा वाला -14, तो ऐसे डिवाइड बाई 2, ठीक है। और इधर -3 + 11 डिवाइड बाई 2। इसको करें माइनस प्लस, माइनस हो जाए 14 में से माइनस क्या आएंगे, और 14 में से 6 जाएंगे तो 8/2 कट करेंगे तो -4, और इसको 11 में से 3 जाएंगे तो 10, 9, 8, 8/2, 8/2, और ये भी कट हो जाएंगे तो 4, तो -4 आए हमारे और 4 आए। देखो उसमें -4 और 4 किस में है? डी वाले में है, ठीक है। तो 12 में हमारा डी हो जाएगा। 13 का देखो, ई का मान पूछा है। क्या पूछा है? ई का मान पूछा है। 13, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो इसको डायग्राम बनाने से आएगा। इसको एक डायग्राम बना लेते हैं और दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। इसमें हम क्या लिखते हैं? BAC, और इसमें BAC और ये DE और F, ठीक है। इसमें A और D, A की वैल्यू कितनी दी है? 45, और D की कितनी दी है? 55। सॉरी, दोबारा करते हैं, ठीक है। 2 ट्राइंगल है, BAC, थोड़ा साफ साफ बनाते हैं इसको, बहुत ईजी है। देखो बड़ा बड़ा बना के देखते हैं, ठीक है। BAC, DE और F, ठीक है। इसमें करते हैं तो ए दे रखा हमें 45, ठीक है, और डी दे रखा हमें 55। पूछा क्या है? ई का मान पूछा है, इसका पूछा है। अब देखो ये क्या दे रखा है? समरूप दे रखा है ना, तो जितना ये ऊपर वाला है, ऊपर का पूछा, जितना इसका ऊपर वाला उतना ये आ जाएगा 45। तो आंसर कौन सा 45 में? ए वाला होगा। 13 का क्वेश्चन है उसमें ए का हो जाएगा, ठीक है। समरूप दे दिया तो सेम ही होगा ना एंगल भी। उसका ऊपर वाला 45 था तो इसका भी ऊपर वाला 45 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, क्या पूछा है? एक सर्वेक्षक एक मीनार BC के आधार पर 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक कोण को मापता है, और 10A कितना दे रखा है? 3/4। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। अभी हम इसको अभी कर देते हैं। देखो एक बनाते हैं अच्छा सा डायग्राम। ये मीनार है, ठीक है। एक सर्वेक्षण एक मीनार BC, इसका नाम ले देते हैं BC, ठीक है। कि आधार से, जैसे जैसे क्वेश्चन है ना वैसे वैसे तो BC बना दिया। आधार से 40 मीटर दूर पे खड़ा है, एक है ये 40 मीटर है, इसी दूरी पे खड़ा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है था ना, करने के लिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, x बताना अपने को ना। एक एंगल कितना नापता है? 10 = 3/4 करता है ना। तो 10 क्या होगा? देखो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है LAL KKA, ठीक है। तो साइन कोस 10 होगा, तो क्या आएगा? LAL, तो L/A, तो 10 की वैल्यू क्या आ गई? L/A, लंब बटे आधार, ठीक है। तो हमने इसका एंगल बना लिया। लंब क्या आ गया? लंब बटे आधार, तो लंब तो आ गया 3, आधार आ गया 4, ठीक है। तो पूछा क्या था हमें? हाँ अभी रुको, और आधार में हमारा तो आया 4, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आधार देखो इधर 40 मीटर, ठीक है। तो हमारा 4 का मतलब क्या है? 40 मीटर है,
ऊंचाई पूछी थी, ऊंचाई पूछी। देखो 4 का मतलब 40 दे रखा क्वेश्चन में, मतलब 10 गुना। ठीक है, तो अब 3 का ऊंचाई पूछी है, तो ऊंचाई कितनी है 3, तो इसको 10 गुना कर दो तो 30 आ जाएगा। तो हमारा सी का आ गया। ठीक है, दोबारा देखते हो दूसरे तरीके से। ठीक है, 10 क्या दे रखा है, 3/4। और 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई पूछी है। देखो एक ये बनाया था हमने डायग्राम। ठीक है, लंब 3 है और आधार 4 है। आधार कितना है, 4 है, 3/4 ही तो है। ठीक है, अब इसने क्या करा, 4 का मतलब क्या है हमारा 40, 4 का मतलब 40, 3/4, तो ये दे रखा 40, तो ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना होगा ना, 30 हो गया, इसलिए सी का आ जाएगा ना। नेक्स्ट देखो 15 नंबर, देखो भाई 15 नंबर, PDC को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। वैसे इसका आंसर बता देता हूँ पहले, इसका 5:2 में करेगा। इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, ठीक है, ये तो P हो गया आपको सामने, ये D है और ये C है ना, तो इसमें क्या लगता है फॉर्मूला, mx प्लस ny अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये तो आ गया इसका x का, वैसे y का आ जाएगा। ठीक है, और इसको सोल्व कर लेंगे इसकी वैल्यू रख के, तब हमारा क्या आ जाएगा। और m और n कितना है यहाँ पे, m बराबर तो t है और n बराबर -2 है। ठीक है, मैं इसको वैसे सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको पूरा। हाँ, ये देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन देखो, मैंने बताया था ना, P आ गया। ठीक है, फॉर्मूला ये आपके सामने है ही। ठीक है, mx2 प्लस nx1 m1 x1, x y की वैल्यू आ गई। इसमें से हम वैल्यू रखनी है, वैसे अपने को और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो m1 m2 मैंने बोला था ये है ही। तो निर्देशांक y -2 है और y1 की वैल्यू 3 है, y2 की -4 है। क्वेश्चन में से ये यहाँ पे रख दिया इसको, देखो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, और इसका आंसर ए वाला आ जाएगा। ठीक है, आराम से सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ तक हो गया अपना, 15 तक हो गया ना, 16 का देखो। हाँ, दोबारा प्रायिकता आ गया, प्रायिकता इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, देखो 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। 16 का देखो, 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं, सभी पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना, सभी पे चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें क्या आता है, 2 ही तो आता है। ठीक है, और यह चित्त आ जाएगा, पट आ जाएगा। फिर 3 उछालते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने आ गए, 8। ठीक है, और सभी पर चित्त आने की, सभी पे चित्त आने की, तो ऐसी तो एक ही बनेगी ना, कि इसमें भी चित्त आ गया है, इसमें चित्त आ गया, इसमें चित्त आ गया, इसमें चित्त आ गया, तो 1 और टोटल 8, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/8, पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन थीटा की वैल्यू दे दी तो सेक की पूछी है ना, तो अभी हम करेंगे साइन थीटा की दे दी, सेक की दे दी, फिर ट्राइंगल बनाएंगे इसका। ठीक है, साइन क्या होता है, वही मैंने बताया था, LAL, है ना, क्या होता है, LAL बटे KKA।
ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया ना। तो लंब बटे कर्ण कितना दे रखा था, 1/3। एक डायग्राम बनाया हमने, ठीक है। तो ये तो लंब होता है, इसको 1 मान लिया लंब, और ये 3 कर्ण। आधार ज्ञात करने के लिए आधार कैसे याद करते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 3 × 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। अब 4 का रूट हो जाएगा तो 2√2। 4 को 2√2 लिख सकते हैं ना, 4 को क्या लिख सकते हैं, √2, और ये बार 2 है ही, तो 2√2 आ गया हमारा। तो कर्ण क्या आ गया, 2√2। अब देखो 2√2 कर्ण आ गया हमारा ना, कर्ण कितना आ गया, 2√2। अब देखो डायग्राम दोबारा बनाते हैं। लंब था 1, आधार 3, और ये कर्ण हो गया 2√2। अब निकालना क्या, सेक। सेक क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, सेक का होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है। तो कर्ण कितना आ गया हमारा, 2√2, आधार कितना आ गया, 3। ठीक है। और इसमें 4 लगा हुआ था ना, 4 से 1, तो गुणा में 4 आ जाएगा, 4 × 2√2 बटे में 3। ठीक है। 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण एक बार दोबारा देखना। साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है, एक डायग्राम बनाया हमने। ठीक है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब तो 1 है, कर्ण 3 है, और आधार क्या जाएगा, क्या बताया था मैंने, 9 माइनस 1, 8। 8 को 4, 2√2 ना, 2√2। अब सेक का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आधार सेक, साइन कोस टेन सेक, साइन कोस टेन कोट सेक, लंब बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, सेक का मतलब आ जाएगा। ठीक है। तो कर्ण कितना है इसका, 3 है ना, और आधार कितना है, 2√2, और गुणा में क्या लगा है हमारे, 4 लगा हुआ है, तो 4 लगा देंगे। तो 2 से 4 कट गया 2 बार, तो ऊपर क्या है, 6√2। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 6√2। ठीक है। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6√2 बटे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसको कट करेंगे, 2 × 3 = 6। ठीक है। तो 3√2 आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया, 3√2। क्या आ गया, 3√2। अब देखो 3√2 किसमें, सी में है। तो 17 में कौन सा आ गया, 17 में आ गया सी। ठीक है। 3√2, 17 में सी। बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, बार बार में देखेंगे इसको, 1 बार 2 बार, जब तक समझ में नहीं आ जाए तो पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आने आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 500 को एक साथ फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त, अभाज्य संख्या का एक युग्म प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो भाई, अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, एक को छोड़कर वो संख्या जिससे खुद से डिवाइड हो, मतलब एक को छोड़ दो, 2 3 और 5, 3 संख्या है। ठीक है। अभाज्य संख्या कितनी है, 2 500 को एक साथ फेंका जाता है। कितने 500 को फेंका जाता है, 2 500 को। तो एक 500 में कितनी आती है, 6। तो 2 में कितने आ गए, 6 × 6, पहले भी क्या था ना, 36। ठीक है। 6 गुणा, अब ऐसे 3 आते हैं, और 3 में 3, तो ये आ गया अभाज्य, और 3 पासे हैं, 3 3 9। ठीक है। तो क्या आ गया, जो पूछा वो 9/36, 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो 1/4 जो आया वो इसका आंसर है। तो 1/4 कौन से, पहले वाले में है। ठीक है। तो 18 में 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, इस पे कुछ वो लिख रखी है 1920 क्वेश्चन के लिए कि इंस्ट्रक्शन लिखी है, बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन निकालते हैं ना, पहले क्वेश्चन निकालते हैं। तो इसमें से अद्वितीय हल है, ठीक है, पहले हाँ अद्वितीय हल है, अनेक हल, कोई हल नहीं है, पहले मना करके फिर हाँ करते हैं ना, अद्वितीय, इसका कैसे अनेक हल सारे बराबर हो जाएंगे ना। चलो इसको सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। हाँ, इसमें देखिए भाई, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए अपनी जो समीकरण होती है ये होना चाहिए कि पहला a1/a2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। तो समीकरण इससे हमने वैल्यू निकाल ली, जो दो समीकरण दे रखे थे ना, उससे हमने वैल्यू रख दी 3/2, ठीक है। इसको सोल्व कर लिया, 3/2 इसको हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। दूसरा b1/b2, ठीक है। फिर इन दोनों ये दोनों बराबर है, जबकि हमारा क्या आना चाहिए था, बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये अद्वितीय हल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इस शर्त को पूरा नहीं करता, इसलिए असत्य है। अभी का हमने क्या है, असत्य है, ठीक है। दूसरा देखो कारण, कारण क्या होता है कि ये एक समांतर समीकरण, समांतर रेखा को दर्शाती है। तो समांतर रेखा कब होती है, जब ये इसको पूरा करे, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 तो इक्वल है, हमने देख रखा है, ठीक है। तो c1/c2 नॉट इक्वल होना चाहिए, ठीक है, कि नॉट इक्वल होना चाहिए। तो c1/c2 की वैल्यू हमने निकाल दी 1/2, जबकि ये नॉट इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल ही है, ठीक है, क्यों माइनस का आया है और ये दोनों प्लस के आ रहे थे, तो इसको शर्त को पूरा कर लिया। इसे कारण जो सत्य है, इसका कारण क्या है, सत्य है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी। अभिकथन ए तो असत्य है, लेकिन कारण क्या है, सत्य है, ठीक है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन था। नहीं समझ में आया, थोड़ा कम समय दोबारा देख लेना वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया। तो 19 में क्या डी आया, 20 का देखिए, 20 नंबर, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है, तो उस छाया का अवनन कोण 60 डिग्री होगा। निकाल के देखते हैं भाई। वैसे हाँ, एक तो उसका अवनन कोण 60 डिग्री, तो ये दो समांतरों के बीच बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसका वे आंसर वैसे दिखा देता हूँ, आपको जल्दी हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। चलो इसमें वैसे दिखा देता हूँ, देखो इसमें ध्यान से देखो भाई। अभिकथन कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का 3:1 है, तो उस छाया का अनुवन कोण 60 डिग्री है। माना खंभे की ऊंचाई कितनी है, h, ऊंचाई कितनी है, h है, और लंबाई x है, ठीक है। तो अनुपात क्या हो गया, h/x √3/1 अवनन कोण है ना। तो तब थीटा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, यहाँ देखो, आराम से देखो आप। तब थीटा बराबर क्या हो गया, h/x, tan थीटा क्या होता है, लंब-बटे का लंब-बटे आधार है ना। तो tan की वैल्यू 60 के लिए ये सत्य बात हो गई ना। मैं डायग्राम से समझा दूंगा आपको ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अभिलक्षण क्या बताता है, कारण आर क्या बताता है, दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं, अतः ज्यामिति का यह मौलिक प्रमेय है जो सत्य है, ठीक है। ये बात क्या है, सत्य है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। दोनों अभिकथन और कारण सत्य है, परंतु व्याख्या सही नहीं करता, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम, पहले वाला, दूसरी वाली तो बात सत्य है ना, और पहली वाले कारण तो सत्य है। पहला मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो पहली बारी मैं आप करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऊर्ध्वाधर एक वो ले लिया हमने,
ये खंबा ले लिया और इसकी छाया ले ली, ठीक है। और इसकी उधर खंबे की लंबाई कितनी है, √3 बट √3, उसकी छाया कितनी है 1, ठीक है। और टेन दे रखा है ना, तो अवनयन कोण कितना हो गया 60। इसमें जो दे रखा है ना लंब और ये आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन होता है, क्या होता है, टेन होता है ना। और ये टेन में किसकी वैल्यू होती है, √3 बटे 1, नीचे 1 का मतलब नहीं है, तो √3 किसकी होती है, 60 की होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। और 60 ही दे रखा था, इसलिए क्या हो गया, कथन सही है। और दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला एकांतर कोण बराबर होता है, ये परिमेय है, इसलिए कारण भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही से नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खंड ब में आ गए हम, ठीक है। कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 12, अंतिम पद 62 व अन्य और प्रथम n पदों का योग 147 है, तो n का मान याद कीजिए, ठीक है। उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा वरना वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। हाँ भाई देखिए, इसके अंदर ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें एक तरीका तो ये दे रखा है, प्रथम पद तो 12 है, दूसरा अंतिम पद कितना है 62 है, nवां पद कितना है 147 है, तो ये फॉर्मूला लग गया n/2 a प्लस जो आई वाला फॉर्मूला था ना पहले 1, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। एस एन की वैल्यू 147 है, एन की वैल्यू n/2, ए की वैल्यू 12 है और एल की 62 है, ठीक है। एल की क्या थी, अंतिम पद क्या है 62 है, ठीक है। प्रथम फॉर्मूला देख लो एक बार, एस एन बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, रख दी वैल्यू, एन की वैल्यू क्या आ गई 147.37। दूसरी वैल्यू देखो, एस एन बराबर n 2n-1, ठीक है। इसमें एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू क्या रख दी हमने 1 रख दी इसमें अंदर, ठीक है। एन की वैल्यू क्या रख दी 1 रख दी। अब दूसरा एन की वैल्यू रख दी इसमें 1, और फिर इससे हमारा क्या है देखो, स्टेप बाय स्टेप चलते गए चलते, मेरे को पहला वाला ज़्यादा अच्छा लगा। समानते आंसर प्रथम पद ये आ गए 5 1 5 9 7 है ना, तो ये हो गया आपका आंसर, पहले वाला क्वेश्चन से सही तरीके से था, ठीक है। अथवा वाला था, पहले वाला कर दो चाहे दूसरा वाला कर दो, ठीक है। पहले वाला भी समझ में आ गया होगा ज़्यादा अच्छे से, तो ये अथवा है, चाहे तो ये पहला मैंने समझाया था वो कर दो, चाहे ये है तो ये कर दो। 22 का देखो, m का वह मान जिसके लिए देखिए समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल है, वही बार पहले गया था ना अद्वितीय हल, वही वाला हो गया अभी, इसमें देख लो अद्वितीय हल वाला, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए क्या बताया था मैंने, देखो याद है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एक्स के साथ है वो a1 की वैल्यू है, ठीक है। और y वाला तो b1 की वैल्यू, ये आ जाएगी वैल्यू जिसको हमने रखा, देखो समीकरण से a1 की 1 है, b1 की 2 है, क्वेश्चन से मिला वो b2 की 2 है, a2 की 2 और b2 की m है, ये मैंने यहाँ रख दिया। और ये इक्वल है क्या, m की वैल्यू क्या आएगी -4, तो m का आंसर क्या आ जाएगा, m की वैल्यू -4, कहते कोई भी वास्तविक संख्या हो तो अर्थात m = -4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, m की वैल्यू क्या है -4, ये देखो 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक थैले में 4 हरी 5 नीली और कुछ काली गेंदें यथाशीघ्र जैसे कि हरी गेंद निकाली जाती है, प्रायिकता 1/5 है, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पूछी है, ठीक है। काली गेंद निकालने की प्रायिकता पूछी हमसे, इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे हम,
हमें दे रखा है कि हरी गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, क्या दे रखा है, हरी गेंद निकालने की प्रायिकता दे रखी है। एक सेकेंड, हरी गेंद निकालने की प्रायिकता दे रखी है ना, कितनी दे रखी है, 1/5। तो हम क्या करेंगे, हरी गेंद, हरी कितनी थी, 4, ठीक है, जो निकालने की दे रखी है वो ऊपर 4 और टोटल नीचे है ना। तो 4 और 5 9 तो ये हो गए, प्लस में काली, तो 9 प्लस काली को हम क्या मान लें, बी मान लेते हैं, ब्लैक, और इसकी प्रायिकता दे रखी है 1/5। इसको हम सोल्व करेंगे ना, तो 9 प्लस बी इक्वस टू क्या आ गया, ये देखो 9 प्लस बी इक्वस टू 20 आ गया। तो बी बराबर क्या आ गया, माइनस आएंगे, 20 से घटेंगे तो 11 आ गया। तो ब्लैक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 11 आ गई। अब ब्लैक निकालने की पूछी तो 11/11, तो ये 4 और 5 9, वो कितने आ गए, 20, 11/20। हमारा आंसर आ जाएगा काली निकालने का आंसर, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11/20। समझ में आ गया, जो पूछा वो ऊपर रख दो, टोटल नीचे रख दो, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन महत्तम समावर्तन का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तन महत्तम समावर्तन का योग 600 दे रखा है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो इसका वहीं से आ जाएगा आंसर, सॉल्यूशन 24 नंबर का आंसर ये देखो, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, हाँ देखो एलसीएम है वो तो 14 गुना है एचसीएफ का, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का योग दे रखा है 600, ठीक है, और एक संख्या दे रखी है 280। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें ना, तो इसमें क्या होता है, हमें ही पता है इस बात का कि 600 क्या दे रखा है हमें, एलसीएम और एचसीएफ का योग, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम का योग क्या दे रखा है, 600 दे रखा है। तो एचसीएफ तो एचसीएफ हो गया, और एलसीएम क्या होता है, जो 14 गुना दे रखा है ना एलसीएम, जो यहाँ से वैल्यू रख दी हमने, यहाँ से आके दोनों का योग क्या हो गया, एलसीएम की वैल्यू रख दी यहाँ पे। एचसीएफ एलसीएम की क्या थी, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है 14 गुना एचसीएफ लिख दी यहाँ पे, और एचसीएफ तो एचसीएफ लिख दिया। तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अब देखो भाई 14 एलसीएफ और एक एचसीएफ कितना आ गया, 15 एचसीएफ। तो एचसीएफ की वैल्यू डिवाइड में 40 आ गई, एचसीएफ कितनी होगी, 40 आ गई, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया फिर, 14 गुणा है ना, तो 556, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल और उन संख्या का एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एलसीएम एचसीएफ आ गए, एक संख्या दे रखी थी, तो दूसरी संख्या देखो हमने निकाल ली। देखो ये चीजें देखो, ये फॉर्मूला देखो, दोनों संख्या गुणनफल और एचसीएफ एचसीएफ। अपने पास 4 में से 3 चीज है, एक चीज नहीं है, दूसरी संख्या, तो 280 डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा। देखो एलसीएम क्या है इसका, 80 आया, क्या आया 80, तो इसका दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया ना, एक बार दोबारा देख लो, नहीं आया तो। क्या किया हमने, ये मेन बात ये होती है, एलसीएम 14 गुना है और इनका योग 600 है, इनकी वैल्यू रख दी बस यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम की जगह क्या रख दिया, जो इसकी वैल्यू है ना वो रख दिया हमने, ठीक है। बस ये की पॉइंट है, दोनों का योग दे रखा था ना, तो एलसीएम की जगह पे 14 और एचसीएफ लिख दिया, दोनों का जोड़ दिया, सोल्यूशन कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखना कौन सा वाला हो गया अपना, हाँ ये हो गया 24 का। अथवा में देखो, अथवा में क्या है, मैं आपको अथवा वाला भी करवा रहा हूँ ना, अथवा में चाहे पहला दूसरा कोई भी एक कर सकता है, मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ, जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। एक बिक्री के दौरान रंगीन पेंसिल, कॉटन हो जाता ना, बिक्री के दौरान रंगीन पेंसिल प्रत्येक 24 के पैक में है ना, क्रेयॉन प्रत्येक 32 के पैक में है, बेची जा रही है।
यदि आप दोनों के रूप में पैक और समान संख्या में एक पैकेट किया, जैसे दोनों चीज हो समान संख्या में हो, पेंसिल के चाहते हो तो प्रत्येक के कितने पैकेट खरीदने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रत्येक की कितने पैकेट खरीदने की आवश्यकता है। तो ये अपने का अभी आंसर कर लेते हैं। इसका थोड़ा बढ़ेगा, इसमें शायद इसमें हो गया ना, आपको थोड़ा एक सेकंड थोड़ा वेट करो, एक्सप्लेनेशन इसमें ढंग से दी जाती। हाँ ये देखो इसका, हाँ इसमें देखो क्या था, उन सबका पहले तो फैक्टर निकाल लेते हैं, 24 और 32 का ना, 24-32 का, फिर इसका एलसीएम निकाल लिया, 96 आया। ठीक है, पेंसिल के पैकेट की संख्या और क्रेयॉन की जो 24 और 32 से उससे डिवाइड कर दिया जो एलसीएम को, तो 4 और 3 आया। तो पेंसिल वाला पैकेट तो 4 होंगे और क्रेयॉन वाले 3 खरीदने की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या किया हमने, दोबारा देखो फैक्टर किए, फैक्टर का एलसीएम निकाला, एलसीएम से 24 और 32 जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समांतर 25 नंबर ये हो गया। हाँ 25 का देखो, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उसका योग 78 हो जाए। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, देखो वहीं से दिखा देता हूँ तुरंत। ठीक है, योग कितना हो जाए, 78 हो जाए। पहले क्या था वैसे ही होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो SN का फॉर्मूला देखो इसका, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें आपको वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 24, 28, तो पहला तो क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, 24, ये देखो 24 आ गया। ठीक है, अंतर क्या होता है, 21 में 24 गया तो -3 इसका अंतर आ गया। और SN की वैल्यू क्या है, 78 है। इसमें रख दी सारे में, SN बराबर 78, n/2, ए की वैल्यू 24 है ही, इनकी वैल्यू रख दी, सोल्व कर लिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास द्विघात समीकरण बनाना। ठीक है, इसको सोल्व करते ही क्या हो गया, अब देखो आंसर आ जाएगा इसका, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको जिसको नहीं सोल्व करना आता मैं बताता हूँ आपको, इसको सोल्व करना है अपने को, क्या करना है। ठीक है, तो ऐसी संख्या देखते हैं, गुणा करने पे तो 52 आई, 52 n², और जोड़ने और घटाने पे क्या है, 17 आए, तो 13 चौक 52। ठीक है, 13 और 4, और जो इसको जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इस ऐसे करते हैं, फिर इसकी आंसर क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यू 13 और 4, समांतर श्रेणी 4 और 13 पद लेने पर इनका योग क्या आ गया, 78 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वो फॉर्मूला था उसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखो और इसमें वैल्यू पुट कर दो, और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया हमारा खंड 6 ठीक है, इसमें देखते हैं क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि परिमेय 7 एक √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको सॉल्यूशन से बता देता हूँ। बड़े क्वेश्चन इसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो जो अभी आपको जो सॉल्यूशन है वो सिंपल उसी से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाते हैं। ठीक है, अभी बता देते हैं आपको, देखो हाँ भी देखिए, एक अपरिमेय संख्या आपको दिख रहा होगा, अपरिमेय संख्या करने के लिए क्या है, देखो विरोधाभास द्वारा उत्पत्ति। मान लीजिए √7 एक परिमेय संख्या है ना, अपोजिट मानते हैं, तो √7 का 1/b रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है और b बराबर नहीं है 1 के ना। √7 0 के बराबर नहीं होता ना, b नीचे वाला b 0 के बराबर नहीं है। √7 बराबर 1/b, दोनों पक्ष का वर्ग कर दिया हमने, तो स्क्वायर कर दिया, दोनों का वर्ग कर दिया, तो रूट से स्क्वायर कट गया तो ये 7 आ गया, और ये दोनों a² b²। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 7b² बराबर a²। यहाँ दर्शाया जाता है कि a² 7 से विभाज्य है। ठीक है, यदि a² 7 से विभाज्य है तो a भी 7 से विभाज्य होगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार अतः हम a बराबर 7 से लिख सकते हैं,
जहाँ सी कोई पूर्णांक है। ए का मान समीकरण एक में पद में रखने पे क्या हो जाएगा देखो, ठीक है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे हम, 7c। समीकरण एक में रखना है यहाँ पे वैल्यू, तो ये आ गई, ठीक है। इसको सोल्व करने पे क्या है, बी स्क्वायर बराबर 7c²। यह दर्शाता है कि बी स्क्वायर 7 से विभाज्य है। यदि बी स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो बी भी 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, हमने पाया कि ए और बी दोनों 7 से विभाज्य है। यह हमारी प्रारंभिक धारणा का खंडन करता है। यदि ए और बी सहभाज्य है अतः हमारी धारणा की √7 एक परिमेय संख्या है, गलत है, ठीक है। तो इसलिए परिमेय नहीं है, तो क्या है परिमेय। दोबारा समझना क्या किया हमने, पहले इसको क्या किया, हमने परिमेय मान लिया, ठीक है, और फिर आगे सोल्व किया तो ये निकला कि अपरिमेय है। परिमेय नहीं है तो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय। ऐसे इसको जो मानना होता है उससे अपोजिट मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखो 27 नंबर क्वेश्चन। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो भवन के पाद से मीनार के उन्नयन का 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी निकालते हैं इसका आंसर। हमें देखिए इसमें देख ली सीधा 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जो जो दे रखा है हम उस हिसाब से इसको कर लेते हैं ना। मान लीजिए कि ए बी 50 है, ठीक है, और सी डी भवन की ऊंचाई है, ठीक है। देखो मैं बना देता हूँ आपको, ज़्यादा कंफ्यूज में देख लो, सीधा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। त्रिभुज की ए बी सी, तो 10 की वैल्यू क्या होती है, क्या बताया था हमने, LAL KKA, तो साइन कोस 10 लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब क्या है, AB बटे BC, वैल्यू रख दी रूट, इसमें 60 था ना, 30 और 60 की वैल्यू क्या आती है √3, 50 बटे x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। दूसरी में देखते हैं, इसमें 30 थी 10 की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू क्या आ गई, x बटे √3, ठीक है। x का मान रखने पर क्या आ गया, h की वैल्यू आ गई 50/√3 और दशमलव करे तो 60.67, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, एंगल ही इसमें है, 10 की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, तो AB बटे BC। डायग्राम थोड़ा बना देता हूँ आपके लिए, इसकी मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको। जैसे एक ये हो गया मीनार, ठीक है, और मीनार से भवन, ये हो गया भवन, मीनार के शीर्ष से भवन के पाद पर और भवन के शीर्ष से मीनार के पाद पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एंगल, कितना दे रखा था 30, और ये हो गया 60। इसकी दे रखी थी 50 और लास्ट में इसकी कितनी इसकी पूछी थी, ठीक है। तो इसकी हमारी वैल्यू अभी भी आई थी, वो लिख देंगे, नाम दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 का, देखो क्वेश्चन नंबर 28। ये पैरेलल दे रखा है DC AC के, आपको देख सकते हो DE जो DE है वो AC की पैरेलल है, दिख रहा है। DF AE के, DF और AE के, सही है। और ये में दे रखा है DF बटे FE, ठीक है, DF/FE और B/EC, ठीक है। तो ये क्या करना, दर्शाना है। और उसके बाद में एक और है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपको उसी में दिखाना पड़ेगा, अच्छे से हो जाएगा। वहाँ पे थे हम 29 नंबर क्वेश्चन, देखो एक बार, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है, गुंजन ने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। आजकल ये होता है, पेपर होता है कंपटीशन एग्जाम में, माइनस मार्किंग के भी नंबर कटते हैं ना। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कटे थे
तो गुंजन के फिर भी उसमें 40 अंक मिलते, पहले भी 40 मिले थे, अभी भी 40 मिलते, परीक्षा में परसेंट कितने थे, ये क्वेश्चन है ना। तो पहले 40 अंक मिलते हैं, हम मान लेते हैं कि परसेंट में कितने 40 मान लेते हैं, एक बार देखते हैं सही आते हैं क्या। तो मान लो कि कोई है उसने 20 मानना है, मैथ में मान के करते हैं, अब सही आता है क्या आता है ना। तो उसमें 20 सही किए 20 गलत किए, मान लो 20 सही किए, तो 20 क्वेश्चन सही किए, सही के लिए कितने मिलते हैं उनको 3 अंक, कितने मिलते हैं 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। सही के लिए कितने मिलते हैं 3 अंक मिलते हैं। तो मान लो 20 क्वेश्चन सही किए 3 अंक मिले, तो कितने हो गए 20 30 60 अंक मिल गए उनको। और 40 माने थे ना अपन ने, तो 40 में से 20 गए, तो 20 क्वेश्चन गलत, गलत के लिए उसको मिलता है 1 -1, तो 1 20 एकम 20, तो 20 इसमें से कट जाएंगे, 60 में से 20 गए 40 है, सही है भाई। 40 अंक की क्या था हमारा आ गया, तो इसका मतलब हमने 40 क्वेश्चन क्या माने सही माने। दूसरे और देख लेते हैं, 40 मान लो उसने 20 सही किए, और पर कितने नंबर मिलते हैं 40 4 अंक, तो 4 दूनी 8 80 अंक मिल गए उसको, ठीक है। और 20 गलत किए, 20 के लिए उसको 2 अंक करते हैं, तो 2 - 2 2 दूनी 40, तो 80 में से, और फिर 80 में से क्या हुआ 40 गए, तो 40 बचे, दोनों में 40 बचे, इसमें भी 40 है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो हमने क्वेश्चन जो माना था कि 40 क्वेश्चन है तो सही है, तो क्वेश्चन की संख्या कितनी है 40, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई ये जो क्वेश्चन है इसका हमें आंसर निकालना है, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालो, और कुछ भी नहीं है ना। जैसे ये निकाल के देखते हैं, 5 × cos 30 की वैल्यू जो sin 60 की होती है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, +4, इसका वैसे सॉल्यूशन करने में टाइम लग सकता है, ऐसे चलो कर ही देते हैं। 10 कोट और 10 का 45 एक होता है, मतलब 1/√2 है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है ना, 2, ठीक है। ऐसे नीचे नीचे कट कर देंगे, आपको मैं आंसर सीधा दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे इतना वो जगह नहीं है। हाँ देखिए भाई, इसमें वही कर रखा है, सीधा वैल्यू रख रखी है, ठीक है। ये सारी वैल्यू निकाल ली, पुट कर दिया सिंपल, ठीक है, और उसको सोल्व कर दिया। बस वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर काटना ऊपर नीचे बहुत आसान है, उत्तर आ गया ना। और मैं भी करके दिखा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ से जगह नहीं है थोड़ी सी, है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 30 के बाद ये था, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 31 का, इसमें देखो अथवा में दे रखा है, ये कर लिया तो ये नहीं करना, ये कर लिया तो ये नहीं करना, दोनों में से एक करना है। हाँ भाई 31 नंबर क्वेश्चन देखना, ये 4 पॉइंट्स दे दिए को क्रम से मिलाने पर बनने वाले चतुर्भुज का नाम बताइए, ठीक है। इसके बीच में चतुर्भुज बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका उपयोग करके बीच की दूरी निकाल ली हमने, और हमें दिखाई दे रही है सबकी क्या है, ये √53, ठीक है, सबकी समान है ना। तो मतलब बीच की दूरी मतलब क्या होती है, भुजाई तो है, क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई क्या है समान है, एक समचतुर्भुज या एक वर्ग है, ठीक है। विकीर्ण की लंबाई और चेक कर लेते हैं, ऐसे निकालना है आपको हर बार, विकीर्ण की लंबाई और चेक कर लेते हैं। विकीर्ण की लंबाई देख रहे हैं समान नहीं है, ठीक है, क्योंकि विकीर्ण की लंबाई समान नहीं है तो एक वर्ग नहीं है। आंसर दिए गए बिंदु क्रम से मिलाने पर चतुर्भुज समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी सारी भुजा समान है, और विकीर्ण समान नहीं है इसलिए वर्ग नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। ठीक है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसका देखिए भाई 32 नंबर, हाँ थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ये प्रमेय आपको आनी चाहिए, आप इसको देख लो, सिंपल प्रमेय है, आराम से देख लो। यदि किसी बिंदु की त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात प्रमेय की उत्पत्ति सिद्ध। ठीक है, डेल्टा त्रिभुज ABC भुजा BC के समानांतर एक रेखा DE खींची गई। ठीक है, और जो AB को D पर और AC को E पर काटती है। हमें सिद्ध करना है कि AD/DB = AE/EC, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो BE/ED को मिलाया हमने। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, देखो आराम से देखो। ठीक है, सारी प्रोसेसिंग करेंगे हम। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या आ गया देखो, AD/DB = AE/EC आधारभूत समानुपात प्रमेय का कथन रूप दिया गया है और इसे सिद्ध भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर देखो, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 2 और 2 और 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में कट कर रहा है। और दूसरा वाला क्या है, बिंदु A दे दी, B दे दी, O दे दी वाले केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है। Y का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 33 नंबर का देखो भाई, पहला वाला 4 बराबर खंड में से काटा गया है ना। तो मध्य बिंदु सूत्र x1 + x2/2 y1 + y2/2 4 बिंदु दे रखी थे ना आपकी वेरी, 2 बिंदु। अब इस पर ये वैल्यू लगा दी तो 0.5 आ गया ना। अब क्या करेंगे, P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए P AQ का मध्य बिंदु है, तो A और Q के बीच में फॉर्मूला लगा दिया। पहले वाला Q का निकाल दिया, फिर P का निकाल दिया। ठीक है, अब RQB का मध्य बिंदु है, इनमें लगा दिए। ठीक है, सब फॉर्मूले, ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूले से होते हैं। आंसर आ गया आपके सामने, ये देखो, एक बार में नहीं समझना, 2 बार देखो, आराम आराम से देखो, स्लो स्पीड करके देख लो। ठीक है, आंसर आपके सामने ये है। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई। अभी आप क्वेश्चन तो देख के आए थे, दोबारा देखना था क्वेश्चन। अथवा वाला है, 2 बार अथवा के कौन सा कर लेंगे, ABC दे रखी वृत्त के अंदर, तो Y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, Y का मान ज्ञात करना है ना। तो वही वाली बात आ गई दोबारा, AB और O, तो OA² और OB²। ठीक है, इसलिए केंद्र से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान होगी। बीच की दूरी क्या होगी, OA² OB²। वैल्यू रख दी इनकी, बराबर में रख दिया, स्टेप 2। ठीक है, तो Y के मान एक तो 7 आ गया और एक -1 आ गया। ठीक है, तो -1 Y की वैल्यू आ गई, तो वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, 5 आ गई ना। कैसे आ गई, आपके सामने फॉर्मूला है, OS निकाल दिया, √5, 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर का देखो, यदि अंश का 5 गुणा उसके हर से 4 अधिक है। ठीक है, यदि अंश का 5 गुणा 4 से अंश से 4 अधिक है और अंश और हर का योग 7 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए, एक भिन्न के अंश का 5 गुणा उसके हर के 4 अधिक है
और अंश व हर का योग कितना है, ठीक है। एक भिन्न के अंश का 5 गुना उसके हर से 4 अधिक है और दोनों का योग कितना है 7 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये इसमें देख लीजिए जल्दी सी, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। माना कि भिन्न का अंश x है और हर कितना है y है, ठीक है। शर्तानुसार क्या है, शर्त के अनुसार इसके 5 गुना, देखो अंश का 5 गुना y के हर से के 4 अधिक है, हर के 4 अधिक है ना। तो ये हमने इससे समीकरण बना लिया और समीकरण दोनों का योग कितना है अंश और हर का 7। समीकरण 2 1 पहला आ गया, समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को जोड़ा तो x की वैल्यू क्या आ गई 11/6। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे x की जगह पर, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 31/6, ठीक है। तो आंसर क्या है फिर 11/6, ठीक है। क्या पूछा क्या था भिन्न ज्ञात कीजिए। अंश और हर आ गया ना, अंश और हर आ गया। देखो अंश माना था 11/6 और हर माना था 31/, हर माना तो y को ना 31/6, 6 से 6 कट गया तो क्या बटा 11/31 है ना, 11/31 तो आएगा। भिन्न क्या आ गया 11/31। हर 31/6। नेक्स्ट देखिए, फिर से अथवा में आ गया। अथवा में जैसे मैंने अभी ये करवा दिया तो ये इतना ज़रूरी नहीं है ना, फिर भी आप जो भी आपको देखना है एक बार देखते हैं। ग्राफिक्स विधि देखो, ग्राफिक्स विधि का तो ना अथवा बड़ा, ग्राफिक विधि से हल कीजिए। x और y के अक्ष इन दोनों के मध्य बने क्षेत्र का छायांकित भाग भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 क्या है, ये x बराबर 0, ठीक है, y x। समीकरण 2 ये आ गई है, ग्राफ बनाना छायांकित भाग से, ठीक है। छायांकित x व y x दी गई रेखा इतना इतने से घिरा हुआ एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज बन जाएगा इसका ना। पहले वाला करवा दिया तो इतना जरूरी नहीं है ना, दोनों अथवा में से एक के करते हैं। ये देखिए इनमें सिद्ध क्या करना है कि एक के इक्वल है, ठीक है। 35 का देखो, 35 का क्वेश्चन देखो यहाँ से, इसमें इसको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए एक के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें देखो सबको साइन कोस में कर लो। कोसेक की क्या वैल्यू होती है 1/साइन, ये साइन है ही पहले से। सेक का क्या होता है 1/कोस, ठीक है। टेन का होता है साइन/कोस, कर लिया। एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो इसमें वैल्यू कर दी थी, ये आ गई। सरल करते गए तो लास्ट में 1 आ गया। यही में क्या करना था प्रूफ करना था, यही में क्या करना था प्रूफ करना था। इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। इसमें देखिए भाई केस स्टडी में निम्नलिखित आकृतियों पर एक पैटर्न माचिस की तिल्लियों की संख्या था। इन तिल्लियों को व्यवस्थित करने के त्रिभुज की संख्या पे डिपेंड है ना। और ये आपके पास क्वेश्चन है। पहला देखो, आकृति में प्रयुक्त माचिस की तिल्लियों की संख्या के लिए एक समांतर श्रेणी लिखिए। क्या लिखिए, एक समांतर श्रेणी लिखिए। समांतर श्रेणी लिखेंगे भैया, भी लिखेंगे। हाँ भाई देखना एक बार दोबारा। ये माचिस की तिल्ली द्वारा क्वेश्चन नंबर 36 द्वारा देखो एक बार। निम्नलिखित आकृति पैटर्न माचिस की तिल्ली की संख्या इन तिल्लियों को व्यवस्थित करने से बनने वाले त्रिभुज की संख्या के बीच संबंध दर्शाती है।
पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, प्रयुक्त माचिस की तिल्ली की संख्या के लिए एक समांतर श्रेणी लिखी है ना। इन क्वेश्चन का आंसर देखो भाई यहीं पे देख लो। आकृति में प्रयुक्त माचिस की तिल्ली एक समांतर श्रेणी में है। पहली में 7, दूसरी में 12, तीसरी में 17। ठीक है, तो 7, 12, 17 का डिफरेंस 5 का है सब में। पहला पद 7 है, दूसरा डिफरेंस 5 का है। उत्तर में प्रयुक्त माचिस की तिल्लियों की संख्या एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है, बनने वाले त्रिभुज का एक सार्वंतर लिखो। सार्वंतर आकृति 1 में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, कितनी है, 4। दूसरी में 6 और तीसरे में 8। सार्वंतर कितना है, 2 है। ठीक है, मान लीजिए कि बनने वाले त्रिभुज की संख्या t है। उत्तर बनने वाले त्रिभुज की संख्या का सार्वंतर 2 है। तीसरे में देखो, मान लीजिए कि त्रिभुज की संख्या t है। त्रिभुज बनाने में प्रयुक्त माचिस की तिल्लियों की संख्या त्रिभुज की संख्या के बीच संबंध दर्शाने एक समांतर श्रेणी है था, अर्थात कि आकृति में 75 माचिस की तिल्ली है। ठीक है, त्रिभुज की संख्या t माचिस की तिल्लियों की संख्या के बीच संबंध दर्शाता है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये सब है ही। फिर ये फॉर्मूला लिख दिया, संबंध दर्शा दिया, an बराबर n5 + 2 है ना। आराम से देख लो सारे। भाग 2 की आकृति में 75 माचिस की तिल्ली है। चूंकि n एक पूर्णांक वो होना चाहिए आकृति संख्या, इसलिए 75 माचिस की तुल्य किसी भी पूर्ण आकृति में नहीं होगी। ये देखो भाई 37 का देखो। हाँ भाई देखिए, ये 38 वाला देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन, ये आपको पाई चार्ट दे रखा है और ये डिग्री बना के दे रखी है, कलर दे रखे हैं। डिग्री टोटल 360 की होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सफेद या पीले रंग का घर चुनने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, सफेद या पीले रंग का घर चुनने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो पीला रंग में कितना है, देखो 60, टोटल 360 होता है। 0 से 0 कर दो, 6 कम 6, 6 6 36, 1/6 इसकी क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही और देखो इसका आंसर। हाँ, हरे रंग बनाने में हरे का कितना है भाई साहब, 60। ठीक है, और टोटल 360, तो इसका क्या आ जाएगा, 6 कम 6, इसका भी क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। इसी प्रकार से और क्या है, 52 लोगों ने एक घर को लाल रंग से रंगा। घर में क्षेत्र में घरों की कुल संख्या क्या होगी। आप जैसे मैंने इसको किया, आपको वैसे भी इसका आंसर दिखा सकता हूँ मैं आपको। देखो एक बार, देखो यही है इसके आंसर्स भी। हाँ, सफ़ेद वो ये अपना 7/12 आया था, ये हरे वाले 1/6 आया था। ठीक है, हरे रंग चुनने की प्रायिकता। अब ये देखिए, हाँ भाई, लाल रंग का केंद्रीय कोण 30 है, दिया गया। 52 लोगों ने अपने घर को लाल रंग किया है। कितने ने किया है, 52 ने किया है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आया था, 640। सही है। दोबारा देखो, मैं बताता हूँ आपको, वहीं से दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। 52 लोगों ने अपने घर में लाल रंग किया है, तो क्षेत्र घरों की कुल संख्या पूछी है ना। अब देखो लाल रंग कितना है, 30 है ना। तो देखो 30 डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी है 52। 1 डिग्री पूछ ले तो 52/30, और टोटल पूछा है तो 360। 0 से 0 कट। दोबारा देखो, हाँ भाई 30 को कितना दिया है, 30 डिग्री वैल्यू 52 दी है हमें। लाल रंग है ना, वो 30 डिग्री है, तो 30 की वैल्यू 52, तो 1 डिग्री की 52/30 और टोटल की 360। तो 0 से 0 कट, 3 से कम 3, 3 दूनी 6, 12। 12 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 624। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 624 आ जाएगा। ठीक है,
52 की वैल्यू लाल है ना वो दे रखी है, तो 30 डिग्री 52 है, तो 1 डिग्री की 52/30 और टोटल 360 होती है, सोल्व करते 624 आ गया ना। उस रंग का युग्म बताया जो घरों की संख्या का ठीक आधा है, ठीक है 624। उस रंग के का युग्म बताइए। देखो इसमें भी पहले से यही था, 624 है देखो, ठीक है। 38 नंबर का देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, अथवा वाला अथवा में कोई दिक्कत नहीं है। 38 देखो, मनप्रीत 100 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों आमने सामने खड़े दो खंभों के बीचों बीच खड़ा हुआ है ना। मनप्रीत खंभों के उन्नयन कोण 30 और 60 है। अब ये क्वेश्चन देने हैं, दी गई स्थिति में एक स्पष्ट आरेख बनाइए, चित्र बना दे। किसी खंभे व मनप्रीत के बीच की दूरी के बीच संबंध बताना है और खंभों की ऊंचाई बतानी है, अथवा मनप्रीत खंभों से कितनी दूरी पे ये बताना है। देख लो भाई, ठीक है। हाँ ये आंसर देखो, दी गई स्थिति की एक स्पष्ट आलेख बनाना है। मान लीजिए खंभे की ऊंचाई h है, सड़क की चौड़ाई 100 मीटर है। अनप्रीत एक खंभे से 10x दूरी पर खड़ा है और दूसरे खंभे से 100 - x, ठीक है। और दूरी का उन्नयन को 30 और 60 है। आरेख में दो समकोण त्रिभुज बनने जिसमें से प्रत्येक का लंब खंभे की ऊंचाई के h है, आधार क्या है x है, तो 100 - x होगा ना। एंगल दे रखे 30 और 60 है। किसी खंभे और मनप्रीत में उसकी दूरी के बीच ज्ञात करो ना। पहले खंभे की tan 60 बराबर कितना है xh, ठीक है। x/h, tan क्या होता है लंब बटे आधार बटे लंब बटे आधार है ना, h/x। h की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, tan 60 की वैल्यू क्या आती है, tan 60 की वैल्यू क्या आती है √3, ठीक है। वैल्यू रख दिया, ठीक। अब देखो इससे सोल्व करते गए, दोनों पक्षों में √2 करके x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25 आ गई। मनप्रीत दोनों खंभे से 25 मीटर, तो दूसरे एक खंभे से 25, दूसरे खंभे से 75 मीटर दूर है, ठीक है। मनप्रीत सेकंड वाला क्वेश्चन ये, मनप्रीत से 25 मीटर और दूसरे खंभे से 75 मीटर दूर है, ठीक है, सिंपल। तीसरा देखो, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई h बराबर x √3 है ना, तो x की वैल्यू 25 ले लिया हमने, 25 √3, तो खंभे की ऊंचाई कहती होगी 25 √3, ठीक है। ये हो गया आपका, इतने ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया आराम से, फिर भी किसी को कुछ दिक्कत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कर देना। और वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, स्लो करके देखो, फास्ट करके देखो, लेकिन अच्छे से देख के जाना, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आप सभी के अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं, पूरे आए, ये मेरी इच्छा है, भगवान से मेरी विनती है। और आप अच्छे से वीडियो देखो, बस जो मैंने समझाया उसको अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। मैथ के अच्छे वीडियो इसमें आते रहते हैं, आगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी है, तो अब पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।